हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में प्लान किया जा सके। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसका पहले क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि हाँ, हमें उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है या क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियरली अंडरस्टूडेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। हर एक काम को प्रॉपर वे में डिवाइड किया जाना चाहिए ताकि क्या हो, स्पेशलाइजेशन भी आए और हर एक को पता हो कि किसको क्या काम करना है। क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसी काम को रिपीटेड वे में किया जाएगा तो स्पेशलाइजेशन आएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ जॉब, यानी कि जितने भी वर्क को डिवाइड किया गया है उसमें क्या होना चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसको क्या काम असाइन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली ताकि वो काम कर सके और जो भी वर्क है उसकी ओवरलैपिंग ना हो, डबलिंग ना हो। कोई ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए कि जो रह गया, और कोई ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए कि जो डबल डबल हो रहा है। इसलिए क्या किया जाता है कि हर एक जॉब को डिफाइन किया जा रहा है कि हर एक जॉब में किसको क्या करना है। सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शन। लाइन और स्टाफ फंक्शन को क्या करना है? सेपरेट करना है। लाइन फंक्शन क्या होता है? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, उसको हम बोलते हैं लाइन फंक्शन। और जो बाकी अदर फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टाफ फंक्शन। अगर हम एग्जांपल लें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये क्या होते हैं? हमारे लाइन फंक्शन। और बाकी जो अदर फंक्शन होते हैं, पर्सनल प्लांट की मेंटेनेंस वगैरह करना, वो होते हैं हमारे स्टाफ फंक्शन। उसके बाद आता है चेन ऑफ कमांड और स्केलर चेन। चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन क्या होता है कि एक फ्लो, एक कम्युनिकेशन का फ्लो होता है कि जैसे अपर टू लोअर लेवल की जो भी अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? हायर हायर लेवल के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होती है। वही लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल को क्या करेगा? अथॉरिटी देगा किसी भी काम को करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक चेन फॉलो की जानी चाहिए, चेन ऑफ कमांड। ठीक है। उसके बाद होते हैं पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि अगर हमने किसी काम को कोई किसी को भी किसी काम को करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके साथ साथ हमें उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए उस काम को करने के लिए। यानी कि अगर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं है तो उस काम को नहीं कर पाएगा, उसमें डिले होगी। क्योंकि वो बार बार उस पर्सन के पास जाएगा जिसके पास उससे रिलेटेड अथॉरिटी है, उससे पूछेगा। अगर वो अथॉरिटी, अगर वो कहता है कि हाँ ये काम कर सकते हो, तभी उस काम को करेगा ना। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी को किसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो इजीली और अच्छे तरीके से उस काम को कर सके और कोई भी डिले ना हो। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड की। एक जो सबॉर्डिनेट है वो एक जो सबॉर्डिनेट है वो सिर्फ एक ही बॉस का ऑर्डर सुनेगा, उसी से ऑर्डर जो है वो लेगा, उसी का काम करेगा, उसी के लिए अकाउंटेबल होगा। ठीक है। उसी को रिपोर्ट करेगा। यानी कि उसको पता होना चाहिए कि किसको मुझे रिपोर्ट करना है और कौन उसको ऑर्डर देगा। तो एक सबॉर्डिनेट का एक बॉस होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होते हैं तो क्या होता है? कन्फ्यूजन होएगी। वो कहेगा कि मेरा काम करो, दूसरा कहेगा कि पहले मेरा काम करो। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होएगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे और काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये कहा गया है यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक बॉस होना चाहिए जिसका ऑर्डर फुलफिल किया जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हर एक एक्टिविटीज जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही की जानी चाहिए। एक्सेप्शनल प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी एक्सेप्शनल मैटर से रिलेटेड, कोई भी अनयूजुअल मैटर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी डिसीजन है, ठीक है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। लेकिन जो रूटीन डिसीजन है, ठीक है, जो रेगुलर नेचर पे है, पता है कि ये है ऐसे करना है, तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा। लेकिन जो अनयूजुअल मैटर्स है वो कौन हैंडल करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्पैन और सुपरविजन की, एक जो सुपरवाइजर है कितने सबॉर्डिनेट को जो है सुपरवाइज करेगा, तो वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम और एबिलिटी पे, कि कितने नंबर ऑफ लोगों को सुपरवाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करे, कम से कम लोगों को करे। ठीक है। तो ये चीज़ आती है हमारे स्पैन ऑफ सुपरविजन में। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कहते हैं कि जितने भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जितने भी फंक्शन है, जितने भी पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ सुपरविजन, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, अथॉरिटी एलोकेशन। तो इनमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पूरा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में दोनों में बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। स्पैन ऑफ सुपरविजन का मतलब है कि एक जो सुपरवाइजर है वो बहुत सारे लोगों को भी ना सुपरवाइज करे और कम से कम लोगों को सुपरवाइज भी ना करे। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। उतने सबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करे जितना उसके पास टाइम है, जितनी उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है। ठीक है।
इसी तरीके से जो आता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, यानी कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस लाना है। उसके बाद है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। अगर पहले से ही अगर हमें पता होगा तो कहीं ना कहीं हम इफ़िशियंट तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है, हम किसको जाके बताएं, कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, किसको बताएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। अगर रिजिडिटी होगी तो कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगी। अगर फ्लेक्सिबल होगी तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, किसी भी चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि आजकल चेंजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहती है तो चेंजेस मस्ट। क्या होता है ना कि अगर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डिज़ाइन है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। रिजिड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर इनको एक्सेप्ट करती है, इनके चेंजेस के अकॉर्डिंग चलती है, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगी। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।